अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छे PHY 301 की जो असाइनमेंट नंबर 2 है वो आज हमारे पास मौजूद है और हम इसको देखेंगे कि इस असाइनमेंट को हम लोगों ने सॉल्व किस तरह से करना है। तो सबसे पहले ये है कि भाई बताया गया है कि 20 नंबर की टोटल असाइनमेंट है। 12 तारीख से पहले आप लोगों ने सबमिट करवानी है। बस ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं बस यही। इन चीज़ों से हटकर अभी हम क्वेश्चन की जानिब चलते हैं कि बेसिकली हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह करना है। तो सबसे पहले वो कहता है कि यूजिंग नोडल एनालिसिस, आप लोगों ने जो तरीक़ाकार इख्तियार करना है इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए। पहला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए कि नोडल एनालिसिस का इस्तेमाल करना है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर फॉर द गिवन सर्किट एंड कैलकुलेट पावर डेसिपेशन बाय 9 किलो ओम रजिस्टर। अब सबसे बड़ी वो चीज़ कहता है कि भाई आप लोगों ने करंट को फाइंड करना है कि तमाम रजिस्टर में से कितना करंट, मतलब इस रजिस्टर में से, इस रजिस्टर में से और इस रजिस्टर में से कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो अब करंट को जानने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें में से 2 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। या तो हमें देखें वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, या हमें रेजिस्टेंस और करंट के बारे में पता होना चाहिए। दोनों में से कोई एक भी चीज़ हमें मालूम हो, वोल्टेज या करंट मालूम हो। रेजिस्टर तो पहले भी उन्होंने हमें दी हुई है तो हम लोग आसानी से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तरीक़ाकार हम लोगों ने नोडल एनालिसिस का लगाना है। फिर आगे चलकर मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाऊंगा कि हम लोगों ने इसको करना किस तरीके से। कहता है जी आइडेंटिफाई एंड लेबल नोड्स। कहता है यहाँ पर जितने भी नोड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उन नोड्स को लगाएं। एंड रेफरेंस नोड प्रॉपरली, और रेफरेंस नोड जो है उसको भी आप लोगों ने प्रॉपरली आइडेंटिफाइड करना है। ठीक है, तो चलें जी हम इस असाइनमेंट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। चीज़ों को मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाता भी जाऊँगा। जहाँ पर आप लोगों को समझ ना लगे या आप लोग कंफ्यूज हो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जूम पर एक आध क्लास को रखा जाए। ठीक है, तो चलें जी असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया है, एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके जो नोड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले ये देखें यहाँ पर एक नोड बन रहा है। ठीक है, ये तीनों आपस के अंदर, मैंने आपको कहा था नोड से क्या मुराद है कि जब 2 वायर या 2 कंपोनेंट्स को आपस के अंदर जोड़ा जाता है, कोई से भी 2 कंपोनेंट्स को, तो जहाँ पर वो चीज़ें जुड़ रही होती हैं 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स, तो जिस पॉइंट के ऊपर वो आकर जुड़ रही होती हैं बेसिकली वो आपका नोड कहलाता है। अब अगर आप देखें तो यहाँ से वोल्टेज और यहाँ से रेजिस्टेंस आपस के अंदर जुड़ रही है और ये भी रेजिस्टेंस जुड़ रही है, तो ये दोनों आपस के अंदर यहाँ पर आकर जुड़ रहे हैं, तो हम लोग इसको एक नोड जो है वो मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं V1 का। ठीक है, और ये वाला जो नोड है ये सेकंड हमारा नोड इस जगह के ऊपर बन रहा है, तो इसको हम लोग V2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 2 नोड्स के दरमियान में कोई भी वोल्टेज सोर्स आ जाती है, कोई भी वोल्टेज सोर्स आ जाती है, X, Y, Z जो भी वोल्टेज सोर्स आ जाती है वो हमारा सुपर नोड बन जाता है। ठीक है, 2 वोल्टेज के दरमियान में अगर हमारे पास कोई भी वोल्टेज सोर्स आ जाती है तो वो हमारा सुपर नोड बन जाएगा। अब तो हमारे पास काम ही आसान हो गया। नोडल एनालिसिस पे लगाना है लेकिन पूरे के पूरे सर्किट के ऊपर लगा लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ किस तरह। ये हमारे नोड्स हो गए। अब रेफरेंस नोड कौन से हैं? अब जिनसे हम लोगों ने रेफरेंस लेकर आगे की जानिब चलना है, तो हमारे पास रेफरेंस नोड जो होंगे वो एक यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। ये 2 जो है हमारे बेसिकली क्या हैं जी, रेफरेंस नोड्स हैं। तो चलिए अब हम इस चीज़ को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन फॉर सुपर नोड। ठीक है, सुपर नोड के लिए जो है वो हम लोगों ने अभी इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो सुपर नोड के लिए हमारी पहली इक्वेशन क्या बनेगी? तो ये देखिए, ये हमारा पहला V1 है और ये है हमारा 3 किलो ओम का एक रेजिस्टर लगा हुआ। अब इस पूरे सर्किट के अंदर हम लोगों ने करंट मालूम करना है। तमाम में से हम लोगों ने करंट मालूम करना है। तो हमें देखिए वोल्टेज मालूम होनी चाहिए, या हमारे पास ये है कि करंट मालूम करने के लिए ये देखिए ये ओम का फार्मूला है I = V/R। ठीक है, ये ओम का फार्मूला है कि अगर आप लोगों को करंट मालूम करना है तो ये 2 चीज़ें आपको जानना ज़रूरी हैं कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस आपके पास होगी तो आप लोग आसानी से मालूम कर सकते हैं। ठीक है,
तो हम लोग जो है वो अपनी इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन मेरी कौन सी है कि मैं इसके ऊपर KCL लगा दूंगा, ठीक है। तो अब जब मैं इसके ऊपर KCL लगाऊंगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, सबसे पहले मैं इसके अक्रॉस मालूम करूंगा। तो I मालूम करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि V1/3K, ठीक है। 3K क्यों लिखा है, V1/R लिखूंगा तो R मेरा क्या है 3K होगा, ठीक है। अब मैं प्लस करूंगा, ठीक है। अब मैं प्लस करूंगा तो यहाँ से मैंने इस तरफ जाना है, ठीक है। V1 नोड के साथ और क्या क्या चीज़ें जुड़ रही हैं, तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है 3 वोल्ट की, ये इसके अंदर जुड़ रही है। तो जब मैं इसको देखता हूँ तो इसको मैंने किस तरह से लिखना है, इसको लिखने का तरीकाकार है कि जो आप जहाँ से जा रहे होते हो वो प्लस में लिखते हो और जिसकी तरफ जा रहे होते हो वो माइनस के अंदर लिख लेते हो, ठीक है। -3 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, जो दरमियान में हमारे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो रेजिस्टेंस क्या लगी हुई है जी 6K, ठीक है। 6 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है। प्लस कर लेंगे। अब इसके बाद V1 के साथ कोई चीज़ जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई। अब V2 के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो V2 के लिए लिख लेंगे कि V2/9K, ठीक है। V2/9K आ जाएगा। और ये जो है ये आप देखें, ये V2 की तरफ करंट आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी करंट आपकी तरफ बढ़ रहा होगा वो माइनस के अंदर होगा और जो आपसे अवे जा रहा होगा वो आप प्लस के अंदर लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसको माइनस के अंदर लिखूंगा, =2 के दूसरी तरफ जाएगा तो मैं इसको प्लस में लिखूँ, ठीक है। तो ये मेरी जो है वो इक्वेशन हो जाएगी किसके लिए, जो मैंने निकाली है। अभी तक मैंने सुपर नोड के लिए इक्वेशन नहीं निकाली, मीन्स के कॉन्स्टेंट या कपलिंग इक्वेशन अभी तक मैंने नहीं लिखी। मैंने इस पूरे सर्किट के ऊपर KCL लगा लिया और इसको जो है वो सॉल्व करना शुरू कर दिया। इक्वेशन फॉर सुपर नोड, LCM ले लूँगा तो LCM मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 मेरे पास LCM आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इस चीज़ को सॉल्व करना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो 3 6 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा जी 6V1 प्लस 6 3 18 होगा तो 3V1 माइनस 9 प्लस 9 2 18 होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जी 2V2 इज इक्वल्स टू 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली 18 को जो है वो मैं इस तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन क्या बच जाएगी, अब ये 6V1 है और प्लस 3V1 है। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि 9V1 प्लस, अब ये देखिए यहाँ से मैं 2V2 को पहले ले आता हूँ तो 2V2 प्लस सॉरी, अच्छा तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मेरे पास 36 था, ठीक है। ये 18 को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। अब ये जो 9 का, ये जो अभी 9 यहाँ पर माइनस का है, तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, +9 कर लेंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, 9V1 प्लस 2V2 इज इक्वल्स टू 45, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। ओके जी, तो अभी हम लोग सेकंड में क्या करने लगे हैं कि कांस्टेंट या कपलिंग इक्वेशन। अच्छा, अभी हम लोग कपलिंग इक्वेशन को लिखने लगे हैं कि कपलिंग इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो कपलिंग इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर
ओके अच्छा, कपलिंग इक्वेशन को हम लोगों ने किस तरह से लिखना होता है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि माइनस का साइन किस तरह का है और प्लस का साइन किस तरह का है। अगर प्लस का साइन आप लोगों से अवे जा रहा हो तो जिस तरफ भी ये प्लस का साइन होगा उसको आप लोग पहले लिखेंगे और दूसरे वाले को आप लोग माइनस आप बाद में लिखोगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर प्लस का साइन V1 वाली साइड पे होता तो मैं यहाँ पे V1 माइनस V2 लिख के इज इक्वल्स टू 6 करता, लेकिन चूंकि अब ये प्लस वाला साइन दूसरी साइड पे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा जी V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो इस तरह करके आप जो है वो अपनी इक्वेशन को लिखेंगे। अब मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ कि V2 इज इक्वल्स टू V1 प्लस 6। अब ये V2 की वैल्यू आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो V2 की वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डाल देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में ये जो V2 की यहाँ पर मैं डालूंगा वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 9V1 प्लस 2 और V1 की जगह पे मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ पर वैल्यू को डाल देता हूँ V1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 45। अब यहाँ पर मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 9V1 हो जाएगा प्लस 2V1 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 45। अगेन इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा जी 11V1 इज इक्वल्स टू, अब ये जो 12 है मेरा उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो जब मैं इधर से माइनस करूंगा तो मेरे पास 33 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी 11 को डिवाइड करूंगा और यहाँ पर भी 11 को डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा जी V1 इज इक्वल्स टू 3 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3 वोल्ट। अब मेरे पास V1 निकल आया, यहाँ पर मेरे पास आंसर आ गया जी 3 वोल्ट, ठीक है। 3 वोल्ट जो है V1 पे मेरे पास आंसर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस चीज़ को आगे लेके चलता हूँ, ठीक है, और V2 की वैल्यू को निकालने की कोशिश करता हूँ। तो V2 की वैल्यू को मैं किस तरह निकालूंगा कि ये जो कांस्टेंट या कपलिंग इक्वेशन है इसी के अंदर मैं क्या करूँगा कि V1 की वैल्यू को डाल दूँगा। अब यहाँ जहाँ पर ये V1 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, जो मेरा ये 3 आया है प्लस 6, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि V2 की वैल्यू मेरे पास 9 आ गई, ठीक है। V2 की वैल्यू मेरे पास 9 वोल्ट आ गई है, ठीक है। अब उसने क्या कहा हुआ था हमसे क्वेश्चन के अंदर कि आप लोगों ने क्या करना है कि करंट हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप लोगों ने मालूम करना है कि हर रेजिस्टेंस में से कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद कहता है जी पावर डेसिपेशन को आप लोगों ने मालूम करना है इस 9 किलो ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि तमाम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग मालूम कर लेते हैं कि हमारा कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर हम लोग V1 की वैल्यू को डाल देते हैं। तो जब मैं इसके अंदर डालता हूँ V1/3 के, जो कि बेसिकली हमारा बन रहा है इस 3 किलो ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो जब मैं यहाँ पे 3 पुट करूँगा डिवाइडेड बाई 3 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मीन्स कि मैं इसको इस तरह से लिखूँगा कि I1 इज इक्वल्स टू V1/3 के। V1 की जो वैल्यू है वो मेरे पास आई है 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 के, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जी I1 के लिए 1, ठीक है। अब इसी तरह मैं I2 के लिए वैल्यू निकालूंगा। तो I2 जो मेरा बन रहा है वो ये बन रहा है V1 माइनस
3 डिवाइडेड बाई 6, तो V1 की जगह पे मैं वैल्यू डाल दूंगा 3। अब 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 करूँगा तो ऊपर 0 आ जाएगी। इट मीन्स कि 6 किलो ओम में से जो करंट है, सॉरी जो करंट गुजर रहा है वो 0 करंट गुजर रहा है। क्यों 0 करंट गुजर रहा है, ये मैंने आप लोगों को डे 1 से बताने की कोशिश की है कि अगर आपके पास कोई ऐसी सोर्स लगी हुई है जो कि आपके रेजिस्टेंस के सीरीज के अंदर आ रही है, अब ये जो रेजिस्टेंस है ये इसके सीरीज के अंदर लगा हुआ है, तो इट मीन्स के करंट जो 6 किलो ओम में से गुजर रहा है वो सेम होगा। इस पॉइंट के ऊपर अगर मुझे 3 वोल्ट मिल रहे हैं और इस पॉइंट के ऊपर भी 3 वोल्ट है, इसका मतलब ये है कि 6 किलो वाट के ऊपर तो हमारे पास करंट आना ही नहीं चाहिए, तो मेरे पास करंट जो है वो 0 आया है। तो इसका मतलब है कि जो I2 की वैल्यू है, अब I2 की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास 0 आई है, ठीक है। अब इसी तरह मैं I3 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। I3 की वैल्यू निकालूंगा तो I3 की वैल्यू कहाँ पर है, V2/9 किलो ओम, मतलब तीसरा यही बच गया ना, इसी में से अब हम लोगों ने मालूम करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, V2 की वैल्यू को पुट करूँगा। V2 की वैल्यू मेरे पास 9 वोल्ट है, तो 9 डिवाइडेड बाई 9 तो ये 1 आता है। तो I2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है जी, 1, ठीक है। I1 की वैल्यू 1 आई है, I2 की वैल्यू 0 आई है और I3 की वैल्यू भी मेरे पास 1 आ गई है। तो अब क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही चीज़ रह गई है और वो है कि पावर डेसिपेशन। अब पावर डेसिपेशन को हम जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं कि पावर डेसिपेशन को किस तरह से हम लोगों ने सॉल्व करना है। अच्छा, अब पावर डेसिपेशन को हम लोगों ने मालूम करना है। तो पावर डेसिपेशन का फार्मूला क्या है, पावर डेसिपेशन का फार्मूला है जी P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर ओवर R। अब V स्क्वायर जो है वो किस V का स्क्वायर, चूंकि हम लोगों ने इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मालूम करनी है पावर डेसिपेशन, तो जो वैल्यू यहाँ पर V2 की होगी उसका हम लोग स्क्वायर लेंगे। तो V2 की वैल्यू क्या है जी, 9 वोल्ट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख लूँगा जी 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। मेरे पास क्या है जी, R मेरे पास है 9। तो 9 का स्क्वायर जो है वो कितना आता है, 81 डिवाइडेड बाई 9। इसको मैं आपस के अंदर जो है वो कैंसिल करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, 9 वाट। तो पावर डेसिपेशन जो है वो 9 किलो ओम के जो रजिस्टर है उसमें से 9 वाट जो है वो पावर खारिज हो गई है। अच्छा, ये जो है ये हमारा पहला क्वेश्चन था। मैंने कोशिश की है कि इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूं, बट थोड़ा टाइम कम था जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को एक असाइनमेंट की शक्ल नहीं दे सका। बाकी ये है कि अगर आप लोगों को असाइनमेंट की कॉपी चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मैं अपना मेलिंग एड्रेस आप लोगों को दे देता हूँ, vishu.ahmad2003@gmail.com। तो इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को जो असाइनमेंट की कॉपी है वो तमाम स्टूडेंट्स को वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी जितने भी असाइनमेंट्स हैं इनको आप समझने की कोशिश करें, खुद करने की कोशिश करें। किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आती है आपको, ख़ास तौर पे फिज़िक्स के अंदर, मेरी कोशिश ये है कि तमाम बच्चे जो हैं उनका 4 GPA है। अगर आप लोगों को PHY 301 के अंदर कोई भी किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आती, आप मुझे मेल करें कि भाई हमें क्लास चाहिए, हमें यहाँ से समझा दें, ये क्वेश्चन समझा दें। मैं कोशिश करूँगा कि तमाम क्वेश्चन आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। क्यों? क्योंकि PHY ही वो वाहिद सब्जेक्ट है जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है और मेरी यही कोशिश होती है कि जितने बच्चे हैं और सारे के सारे इस सब्जेक्ट के अंदर 4 GPA जो हैं वो इसमें से लें। और ये हमारा पहला क्वेश्चन था।
सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करें। अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं होता तो आप मुझे मेल करें कि भाई हमें इस क्वेश्चन के बारे में समझाएं, वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को समझा दूँगा। और बाकी ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है वो इस असाइनमेंट की कॉपी दे दूँ। तो असाइनमेंट की कॉपी हासिल करने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। शुक्रिया।